हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों, अपने सॉल्यूशंस के चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप बहुत मजे में पढ़ रहे होंगे। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने वीडियो बनाया है और एक एक टॉपिक की क्लियरिटी के लिए अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल भी मैंने दिया है। वो क्वेश्चंस ज्यादा करके आपके एनसीईआरटी के बुक से मिल जाएंगे, आप वहां से भी मिला सकते हैं। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद आपका जो आगे का टॉपिक है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आगे का टॉपिक है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो आगे का टॉपिक आपका यही है जिस टॉपिक में आपको पढ़ना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैसा सॉल्यूशन है जिसमें दोनों ही कंपोनेंट आपके लिक्विड है, ए और बी। देखिए बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मतलब ए और बी दोनों ही आपका लिक्विड है। ठीक है भाई, लिक्विड सॉल्यूशंस है तो बच्चों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन होगा ये दोनों ही वोलाटाइल होगा। अब वोलाटाइल बच्चों क्या होता है? तो वोलाटाइल लिक्विड वैसे लिक्विड्स को कहा जाता है जो वेपोराइज हो सके, जो आप हिंदी में समझिए तो इसे बोलते हैं उड़नशील। जैसे कि आप पेट्रोल वगैरह लेते हैं और आप रख देते हैं इसे, तो फिर ये अपने आप ही वोलाटाइल मतलब उड़ जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे ए बी में वैसे कंपोनेंट्स को ले रहे हैं जो लिक्विड है और साथ ही दोनों वोलाटाइल है। ठीक है भाई, अब क्योंकि ये दोनों वोलाटाइल है तो इस दोनों का तो वेपर बनेगा। ए का भी वेपर बन रहा है आपका और बी का भी बच्चों वेपर बन रहा है। तो बस यही टॉपिक है आपका, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो बन रहा है ए और बी का, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ए और बी दोनों लिक्विड्स के सॉल्यूशन का। ठीक है भाई, तो यही आपका आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले आप जानिए, अगर हम लोग ए बी दोनों को एक कंटेनर में रखते हैं और उस कंटेनर को अगर हम बंद करके गर्म करें तो क्या होगा, कुछ समय के बाद ए और बी दोनों लिक्विड वेपोराइज होता है और वेपोराइज होने के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। किस किस के बीच में? लिक्विड और वेपर फेज के बीच में। ठीक है, तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फ्रांसिस मार्टे राउल्ट। नाम फिर से सुन लीजिए, एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फ्रांसिस मार्टे राउल्ट। मैं नाम लिख देता हूं, फ्रांसिस मार्टे राउल्ट। इन्होंने 1886 में वेपर प्रेशर और उसकी सॉल्युबिलिटी को लेकर के एक रिलेशन दिया। ठीक है बच्चों, और इस रिलेशन को उन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया, दैट इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो आपको राउल्ट्स लॉ में राउल्ट साहब ये बताते हैं कि किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पे, एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर बनेगा दोनों लिक्विड्स का, उसके सॉल्यूशन में जो ए का वेपर होगा वो ए का जो, यहाँ तो आपका ए भी जा रहा है और बी भी जा रहा है, तो यहाँ पे आपका बन गया वेपर का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इस सॉल्यूशन में जो आपका ए का वेपर बन रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, ए का जो वेपर बन रहा है वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो अभी आप ये समझते हैं कि पीए जो है बराबर पीए नॉट और एक्स से क्या है। इसी प्रकार से इस सॉल्यूशन में जो बी का वेपर बन रहा है वो बराबर हो रहा है जी पीबी नॉट एक्स बी के। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूं, क्योंकि आपको पता है ए और बी अपना दोनों ही वोलाटाइल है। ए भी वोलाटाइल है और बी भी वोलाटाइल है। वोलाटाइल है तो दोनों का वेपर प्रेशर बनेगा, है ना। अब मान लेते हैं कि ए का जो अपना खुद का प्रेशर है, ठीक है, मान लीजिए ए का कुछ ना कुछ खुद का वेपर होगा
तो जो ए का अपना खुद का, क्योंकि ये वोलाटाइल है तो फिर इसका वेपर होगा। तो मान लीजिए कि ए का जो अपना खुद का वेपर प्रेशर है वो है भाई पीए नॉट, ठीक है। इसी प्रकार से बी भी आपका वोलाटाइल है तो मान लेते हैं कि बी का जो अपना खुद का प्रेशर है वो है इसका पीबी नॉट, ठीक है। मान लेते हैं ए का मोल फ्रैक्शन अपना एक्स है और बी का मोल फ्रैक्शन अपना एक्स बी है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से ही दिखाते हैं। तो ए का मोल फ्रैक्शन तो एक्स है और बी का मोल फ्रैक्शन तो एक्स बी। तब अब ये दोनों वेपर बना रहा है, वेपर जब बनेगा तो यहाँ पे अपने पास एक वेपर का सॉल्यूशन बन गया। मतलब ये हो गया आपका जी सॉल्यूशन ऑफ वेपर, सॉल्यूशन ऑफ वेपर। तो राउत साहब बताते हैं कि इस सॉल्यूशन में ए का वेपर कितना होगा, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में जो ए का वेपर होगा वो बराबर होगा बच्चों, यहाँ पे है तो ए का जो वेपर बनेगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। एक बार मैं इंग्लिश में भी बोलता हूं, इसे समझिए। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is equal to the product of vapor pressure of the pure component and its mole fraction, ठीक है भाई। तो इस सॉल्यूशन में जो ए का वेपर बन रहा होगा वो बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब इस दोनों के गुणनफल के बराबर, ठीक है भाई। अब इसी प्रकार से इस सॉल्यूशन में तो बी का भी वेपर होगा, तो इस सॉल्यूशन में बी का वेपर कितना बनेगा। तो इस सॉल्यूशन में बच्चों बी का जो वेपर बन रहा है वो बन रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, मतलब प्योर फॉर्म में जो इसका वेपर प्रेशर है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। मतलब इस सॉल्यूशन में जो बी का वेपर है वो बराबर है किसके, इसके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका राउट्स का नियम। अब आइए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को देखते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए पी टोटल कितना है, तो भाई इस सॉल्यूशन का पी टोटल कितना होगा। तो डाल्टन साहब बताते हैं कि पी टोटल कितना होगा भाई, दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम। चलिए पी टोटल निकालता है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं पी टोटल कितना होगा भाई, पी और पीबी के सम के बराबर, पीए प्लस पीबी, ठीक है। पीए को आप लिख सकते हैं पीए नॉट एक्स ए और पीबी को आप लिख सकते हैं पीबी नॉट एक्स बी, ठीक है जी। अब और फर्दर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप एक्सी को बच्चों लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि आपने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन में, मैं यहां लिखता हूं एक्स ए और एक्स बी 1 के बराबर होता है, आपने पढ़ा इसे। अब यहां से आप एक्स से निकाल सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी को उधर लेके जाइएगा 1 माइनस एक्स। तो चलिए हम एक्स ए को लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। और पीबी नॉट एक्स बी तो है ही, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसे और फर्दर सॉल्व कीजिए। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो भाई पी ए नॉट को पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो पी ए नॉट साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब पी ए नॉट को फिर एक्स बी से मल्टीप्लाई कीजिए तो पी ए नॉट एक्स बी, ठीक है जी। और पहले से आपका पीबी नॉट एक्स बी तो है ही, ठीक है। अब इसे और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों जगह देख रहे हैं एक्स बी और एक्स बी दोनों में है, तो आप एक्स बी को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आइए तो पी ए नॉट को आप रहने दीजिए, पी ए नॉट वैसे ही है। अब इसमें और इसमें हम एक्स बी को कॉमन ले रहे हैं, तो चलिए प्लस एक्स बी को कॉमन ले रहे हैं, तो ये टर्म आपका माइनस में है और ये टर्म आपका प्लस में है। प्लस वाले को हम पहले लिख रहे हैं, तो ये हो गया जी पीबी नॉट और पी ए नॉट माइनस में है तो माइनस पी ए नॉट, ठीक है जी। चलिए तो ये हो गया आपका पी टोटल। तो सॉल्यूशन में जो टोटल वेपर प्रेशर बन रहा है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ए और बी, ए का वेपर बना, बी का भी वेपर बना, वेपर का सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर है पी टोटल वो आपका इसी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप
दो चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो जो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है पी टोटल, वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक्स ए को एक्स बी में चेंज किया था। आप चाहते तो एक्स बी को भी चेंज कर सकते थे, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे ये डिपेंड कर रहा है, या तो वो एक्स ए पे डिपेंड करेगा या फिर एक्स बी पे डिपेंड करेगा। इसी तरह से एक दूसरी बात भी निकल के आ रही है कि टोटल वेपर प्रेशर आपका एक्स ए या एक्स बी के बढ़ने से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी कि पी टोटल डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। मतलब किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के वैल्यू के बढ़ने और घटने से आपका पी टोटल भी घट और बढ़ रहा होता है। ठीक है बच्चों, ये था आपका टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आपके बुक में एक आगे का टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना है कि राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। मैं उसे भी समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप जानिए राउल्ट्स लॉ आपका क्या है। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि पी ए ये इक्वल है पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, और आपका हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ आपका कहता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन में हम लोगों को सिमिलैरिटीज को चेक करना है। आइए देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वेपर प्रेशर दिया गया है, P मतलब वेपर प्रेशर, प्रेशर ये भी हो गया जी प्रेशर। ठीक है, और ये प्रेशर किसके लिए है? ये है आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये है आपका वोलाटाइल लिक्विड के लिए। ठीक, और ये प्रेशर किसके लिए? हेनरीज लॉ तो आपको पता है गैसियस कंपोनेंट के लिए दिया गया था। तो ये प्रेशर आपका किसके लिए है? गैसियस कंपोनेंट के लिए। और गैस भी आपका बच्चों वोलाटाइल ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी वोलाटाइल के लिए है, वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए है, और ये इक्वेशन भी आपका वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए ही है। ठीक है, दोनों केस में देखिए बच्चों प्रेशर ही है, और दोनों केस में जो प्रेशर है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसको? मोल फ्रैक्शन को। एक्स मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी, तो दोनों केस में आप देख रहे हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो डिफरेंस बच्चों क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पी ए नॉट और के एच के बीच में आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे बस यही एक स्पेशल केस बनता है कि यदि पी ए नॉट बराबर हो जाए के एच के, इफ पी ए नॉट बिकम्स इक्वल टू के एच, देन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉज आर सेम, है ना। तो अगर पी ए नॉट के एच दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों एक ही है ना। तो यही दोनों के बीच में एक स्पेशल केस बनता है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आपके बोर्ड्स की एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई दफे हम लोगों ने देखा है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स की एग्जाम में रहता है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। और अगर आप इसका प्रॉपर नोट्स भी चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं अपना नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये भी टॉपिक आपका हो गया बच्चों, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो राउल्ट्स लॉ है और ये हेनरीज लॉ है, दोनों के बीच में स्पेशल केस बनता है जब पी ए नॉट के एच के बराबर हो जाए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका टॉपिक तभी क्लियर होगा जब आप उस टॉपिक से कोई एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करवाने के लिए इस टॉपिक से मैं अभी तुरंत एक क्वेश्चन करवाता हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आई होप जब वो क्वेश्चन को आप करिएगा तो ये आपका जो भी आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है आपका ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मेड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम of glucose
in 90 gram of water. If the vapor pressure of pure water is 32.8 mmHg, then what would be its vapor pressure in solution? ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। देखिए बच्चों, एक सॉल्यूशन आपका बन रहा है जिसमें आपके ग्लूकोज है C6H12O6 और साथ में आपका वाटर भी है। ठीक है, ग्लूकोज आपका 10 ग्राम और वाटर आपका 90 ग्राम। ठीक है, और इस वाटर का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर आपका दे रखा है 32.8 mmHg। ठीक है, तब इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन बन रहा है, इस सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर बच्चों कितना बनेगा, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपको पी निकालना है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, तो आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। ये बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यही ना आपका फॉर्मूला था, पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इनटू एक्स। पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स, यही ना फॉर्मूला था आपका। तो चलिए, हम लोगों को चाहिए क्या, पीए नॉट वाटर का दे रखा है प्योर फॉर्म में 32.8, ये आपका दिया हुआ है। आपको चाहिए एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं भाई अपने पास वाटर और ग्लूकोज दोनों का मास दिया हुआ है। चलिए निकालिए, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग मास ऑफ ग्लूकोज। ये हो गया बच्चों कितना है, 10 ग्राम। इसका चाहिए मोलर मास। मोलर मास होता है ग्लूकोज का, कार्बन का हो गया जी 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। इस सब को आप सॉल्व कीजिएगा तो 180 आएगा। अब आप इसका मोल्स भी निकाल लीजिए, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 0.05, ये आपका मोल्स आ गया। ठीक है, मोल्स आपने निकाला किसका, ग्लूकोज का। और वाटर का निकालना है, मैं उधर निकालता हूं। चलिए, सबसे पहले ही चाहिए मास ऑफ वाटर, ये है आपका 90 ग्राम। मोलर मास भी चाहिए, मोलर मास ऑफ H2O, ये होता है H2O का हो गया हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 तो 2, ऑक्सीजन का 16 2 हो गया जी 18। इसका मोल्स भी आप निकाल सकते हैं, मास 90 मोलर मास 18, ये हो गया जी 5 मोल्स। मोल फ्रैक्शन वाटर का चाहिए, निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी 5 प्लस 0.05। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा आपका 0.99, ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन निकालना है, मैं इधर मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इधर का मुझे रब करना है। चलिए, तो नाउ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, ये हो जाएगा बच्चों PH2O इज इक्वल टू P नॉट H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो डालिए P नॉट H2O, तो दिया हुआ था 32.8 mmHg का प्योर फॉर्म में, और मोल फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं कितना, 0.99। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा बच्चों 32.4 mmHg, ये आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा, फिर आपने राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ के बीच में एक स्पेशल केस भी देखा, और साथ में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी किया है जो राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए और वीडियोस के लिए